वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, एक शानदार मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। कहते हैं दोस्तों कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट रूलर हैज बुद्धिस्ट ऑफ फॉर नोटेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ बाज। किस बौद्ध शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? महिपाल ने, देवपाल ने, गोपाल ने और धर्मपाल ने। तो अगर हम बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। अगर मैं बात करूं, ये जो गोपाल है ये पाल वंश का संस्थापक है। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल प्रथम ने की थी। धर्मपाल प्रथम गोपाल का पुत्र और पाल वंश का दूसरा शासक था। श्यामांत सेना का, श्यामांत जो है वो सेन वंश का संस्थापक था। यहां पर देखिएगा, जो श्यामांत सेन है वो सेन वंश का संस्थापक था। अब आपको बताना है कि सर ये जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है, कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा कहाँ स्थित है? बिहार के नालंदा जिले में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। किसने किया था? कुमारगुप्त ने। ये गुप्त वंश का शासक था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्राचीन काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका नष्ट किसने कर दिया था? इसमें आग लगा दी थी बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दी थी। नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी ने। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 2, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, अकबर। अगर बात करें, जो गौतम बुद्ध हैं ये कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था? अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। ये किस कुल से थे? तो ये शाक के कुल से थे। किस कुल से? तो ये शाक के कुल से संबंधित थे। कौन? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। अगर बात करें गौतम बुद्ध के जीवन की, तो इन्हें बोध गया, कहां पर? बोध गया। इनके कुछ जीवन को अलग अलग नाम से जाना, जैसे इनको ग्रह त्याग, जब इन्होंने घर छोड़ा तो ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? संबोधि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? संबोधि। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया। जब इन्होंने पहला अपना प्रवचन दिया, कहां पर? सारनाथ में। तो प्रथम भाषण जब इन्होंने दिया, प्रथम उपदेश दिया, तो उसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तक। का क्या गया? धर्म चक्र प्रवर्तक। और जब इनकी मृत्यु हुई, यानी तो इसे कहा गया, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण की घटना के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। चलिए आगे चलेंगे। अगर बात करें अकबर की,
तो शेर अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। दीन ए इलाही, इसका मतलब होता है कि ईश्वर सभी के लिए एक है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की कब? 1582 ईस्वी में इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा का अंत किया। जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर समाप्त किया। और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब? 1576 में। ये हमें याद रखना है। तो इनकी मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में। और इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में। जन्म हुआ लुम्बिनी में और इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? सर ये मेगास्थनीज था, ये सेल्यूकस निकेटार का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। ये किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये भारत आया था। कौन? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी, जिसमें इसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था। अगर बात करें अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने, जिसे हम क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। और इसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन है? गायत्री मंत्र का वर्णन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में भारत के बारे में जानकारी संकलित की। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटार प्रथम के राजदूत थे। कौन? मेगास्थनीज। कालिदास ने मेघदूत, मालविकाग्निम की रचना की। बाणभट्ट की बात करें तो इन्होंने हर्षचरित और पार्वती परिणय की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। अगर बात करें पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णुगुप्त ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इंडिका। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 4। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? अगर हम बात करें आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने किया था? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने। अब ये सिकंदर लोधी कौन था? सिकंदर लोधी जो था, लोधी वंश से संबंधित है। तो आपको याद होगा कि सर बाबर ने 1526 ईसा पूर्व में बहलोल लोधी, किसको? बहलोल लोधी को किसमें हराया था? पानीपत के पहले युद्ध में। जो क्या था? संस्थापक था। यहां देखिए किसका? लोधी वंश का। तो आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने। कब किया? 1504 में। कब किया? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? अब अगर हम बात करें, कुछ एक्ट को हमें याद रखना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बंगाल के राज्यपाल को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। अब इसी के समय में 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब देखिए अगर हम बात करें भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम। क्या बोलते हैं? मार्लो मिंटो अधिनियम। इसे मार्लो मिंटो के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल को स्वीकार करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाता है। एक होता है मार्लो मिंटो, कब आया? 1909 में। और एक होता मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, जो कब आया? 1919 में। दोनों अधिनियम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
तो कुछ कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष याद रखना है। तो अगर हम बात करें 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगर 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन बेलगांव में 1924 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस 2 बार 1938 और 1939 में 2 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। पहली बार कहां पर? हरिपुरा में, और दूसरी बार कहां पर? त्रिपुरी में। ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसमें इन्होंने किसको हराया था? पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? बाय हुम वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती एबोलिश्ड इन द ईयर 1829 एडी। अगर बात करें सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसके साथ मिलकर किया था? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर बात करें लॉर्ड कर्जन, इनका संबंध किससे है? सर बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में। स्वदेशी आंदोलन किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड वेलेजली किससे संबंधित है? सर लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली किसके संबंधित है? सहायक संधि से संबंधित कौन है? लॉर्ड वेलेजली। अगर बात करें लॉर्ड लिटन की, तो इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या किया था? लागू किया था। और समाप्त किसने किया? रिपन ने। तो इनका संबंध किससे है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के गवर्नर जनरलशिप के तहत सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 तक अंग्रेजों के अधीन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय को बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता था। लॉर्ड कर्जन वह एक ब्रिटिश रूढ़वादी राजनेता थे जिन्होंने 1899 से 1905 तक भारत के वाइसराय के रूप में कार्य किया। उन्होंने 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हो गया? लागू हो गया। और 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। अगर आपसे बोला जाए स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त किसके समय में हुआ? तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। किसके समय में हुआ? लॉर्ड रिपन के समय में हुआ क्या? स्थायी बंदोबस्त। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इसके समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को रेल चली। डाक पीडब्ल्यूडी की स्थापना हुई लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिक का संबंध सती प्रथा से है। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने लागू किया था। और लॉर्ड कैनिंग का संबंध किससे है? 1857 के। तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन था? कमेंट बॉक्स में छापना है। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे 1850 से 1860 तक। वे 1858 में भारत के पहले वाइसराय बने। उन्हें विस्काउंट कैनिंग के रूप में भी जाना जाता है। विद्रोह और उनके नेताओं के केंद्र। अब देखिए जो 1857 का विद्रोह था उनमें अलग अलग लीडरों ने अलग अलग जगह से नेतृत्व किया। तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट याद है, जैसे दिल्ली से किसने? बहादुर शाह और जनरल बख्त खान ने। कहां से नेतृत्व किया? दिल्ली से। कानपुर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाना साहेब ने। कहां से? और तात्या टोपे ने। कहां से? कानपुर से। झांसी से किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति के समय। तो 1800 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, लॉर्ड डफरिन।
सर 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करना 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अगर हम बात करें हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इसकी स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन होम ने, एओ होम ने इसकी स्थापना की थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन 1924 में बेलगांव अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल। एलन ऑक्टेवियन होम इंपीरियल सिविल सर्विस के ब्रिटिश सदस्य थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। किस राज्य की? कानपुर की। और इन्हें भारत का कोकिला कहा जाता है। किसे? सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अगर हम बात करें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कब? 1905 में। मदन मोहन मालवीय, इनका संबंध किससे है? सर इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बनारस बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। इन्हें क्या कहा जाता है? सर इन्हें महामना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें महामना के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, भारतीय अशांति का जनक, इसे किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। इन्होंने कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आपको बताना है कि इनका जो दो पत्रिका था, एक था केसरी और मराठा। तो आपको बताना है कि इनका जो ये मराठा पत्रिका था ये किस भाषा में लिखा गया था? जो ये मराठा पत्रिका था ये किस भाषा में लिखा गया था? लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद वह उदारवादी वर्ग के नेता हो गए, क्योंकि 1907 के सूरत अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल क्या हो गए? अलग अलग हो गए। क्या हो गए? अलग अलग। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल आपस में मिल गए। चलिए, तो सर ये जिन्होंने केसरी पत्र लिखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया, जो उन्होंने केसरी पत्रिका लिखा था ये मराठी में लिखा था। किसमें लिखा था? मराठी में। और जो मराठा लिखा था वो किसमें लिखा था? अंग्रेजी में। किसमें लिखा था? अंग्रेजी में। ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? अगर गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु की बात करेंगे तो इनको गुरु थे महादेव गोविंद रानडे। कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया, सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। भारत और चीन के बीच रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा। अगर बात करें हिडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच है। 49 पैरेलल लाइंस यूएसए और कनाडा के बीच है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या थी? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को क्या किया गया? अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या थे? ये सर जो कैबिनेट मिशन योजना था उसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। उसके 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर
और लॉरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश वास्तुकार सर सिरिल रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान प्रांतों के 2 सीमा आयोगों को संयुक्त अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यह सीमांकन 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुई थी और इससे भारत का विभाजन दिवस कहा गया। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा। माउंटबेटन योजना कब आया? 3 जून 1947 को, और इसमें भारत का विभाजन किया गया। अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना ये कब आया? 1946 में, 1946 में। इसके कितने सदस्य थे? 3। तो आप याद रखना है कल, के से याद रखना क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ए से याद रखना है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, और एल से याद रखना है लॉरेंस। क्या याद रखना है? लॉरेंस। स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 13, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो लास्ट क्लास में ही हमने बताया था कि सर फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी और कहां की थी। अगर हम बात करें विनोबा भावे, इनका संबंध किससे है? भूदान आंदोलन से। कहां से है? भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन। सर ये भूदान आंदोलन कहां से शुरू किया गया था? तो सर ये तेलंगाना के, कहां से? बेल्लमपल्ली से शुरू किया गया था। सर महात्मा गांधी की बात करें तो इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन इनसे संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। अरविंद घोष की बात करेंगे तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी लाइफ डिवाइन। क्या लिखा था? लाइफ डिवाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखा था? अरविंद घोष ने। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। कब किया? 1904 में। सर कहां पर? डरबन में। तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में की थी। यह वह स्थान है जहां गांधी जी ने अपने पहले 3 सिद्धांत, तो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां किया? दक्षिण अफ्रीका में। सर्वोदय और अहिंसा। सर्वोदय का मतलब होता है गरीबों और दलितों का उत्थान करना। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि महात्मा गांधी के सर्वोदय का अर्थ क्या होता है? गरीबों और दलितों का क्या करना? उत्थान करना। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? साइमन कमीशन का प्रस्ताव। तो सर साइमन कमीशन कब? 1927 में। भारत आया 1928 में। भारत कब आया? 1928 में। जब भारत आया तो इसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। क्रिप्स मिशन कब आया? तो आया 1942 में। कब आया? क्रिप्स मिशन। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया। यह कब आया? 1946 में। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। भारत में शांति और लोकतंत्र की रक्षा करने के उद्देश्य से भारतीय नेतृत्व को ब्रिटिश सरकार से सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर एडमिरल्टी पहले लॉर्ड थे। तो किसके संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? अब यहां पर देखिए सर, अभी तक पूछता था कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई? इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना कब की गई? तो 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 और 16 दिसंबर 1947। तो हमें बताना है करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की गई। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया और 26 नवंबर 1949 को
संविधान तैयार हो गया। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह पृथ्वी पर किसी भी देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। एक संप्रभु राष्ट्र के लिए भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान में अलग अलग चीजें अलग अलग देश से ली गई हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? 13 दिसंबर 1946 को। कब आया उद्देश्य प्रस्ताव? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगर बात करें फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 12 से 35 इसके बारे में बताता है, फंडामेंटल राइट के बारे में, अनुच्छेद 12 से 35। सर डीपीएसपी कहां से लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड से लिया गया है। सर आर्टिकल 36 से 51, 36 से 51 किसके बारे में कहता है? सर ये नीति निदेशक तत्व के बारे में कहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। यह सरकार के किसी भी कानून और कार्रवाई की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक मानक प्रदान करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह अच्छा है या बुरा। इसलिए यह संविधान की आत्मा है। कौन? प्रियम्बल। संविधान में मूल दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है, जो हमारे संविधान का आधार है। अगर बोला जाए संविधान की प्रस्तावना में, जो हमारा प्रियम्बल है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, ये शब्द कहां से लिए गए? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये हमें बताना है। तो सर संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और समाजवाद शब्द कहां से आया? फ्रांस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? सर अगर मैं बात करूं कनाडा से संघात्मक शासन लिया गया है। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध कहा गया है। अनुच्छेद 15 भाग 3 के तहत भारतीय संविधान में मौजूद है, जो भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 17 क्या है? अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत कर दिया गया। 18 उपाधियों का अंत कर दिया गया। 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। वह 1977 के चुनाव में चुने गए थे। राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 कार्यकाल तक पद संभाला। वह सबसे अधिक वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने और सबसे अधिक वोट प्रतिशत हासिल करने का रिकॉर्ड रखते हैं। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन रही हैं? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सबसे कम समय तक कौन राष्ट्रपति रहे हैं? जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये हमें कमेंट बॉक्स में छापना है। सर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, क्योंकि इसके
1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 80, राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी होगी, 250, वर्तमान में कितनी है, 243। यहां देखिए, जिसमें भी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा की वर्तमान क्षमता कितनी है, 245 है और लोकसभा की 543, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। कहां से, दिल्ली और पांडिचेरी से। 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। अगर हम बात करें लोकसभा के 104वें संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा और लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन थे उनका रिजर्वेशन अब खत्म कर दिया गया है। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? अगर हम बात करें भारत की आजादी के बाद प्रथम आम चुनाव 1951 और 52 में आयोजित करवाए गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1951-52 का आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। 15 अगस्त 1947 में भारत को क्या हुई, आजादी मिली। पहला लोकसभा चुनाव था। जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम कैबिनेट का नेतृत्व किया और इसमें विभिन्न समूहों के 15 सदस्य शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीटें जीती और कुल मतों का कितना परसेंट हासिल किया, 45% हासिल किया। जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 22, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 52वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1885 में। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? अब सर ये वाटरवे की बात कर रहा है, तो भारत का सबसे लंबा वाटरवे कौन सा है? नेशनल वाटरवे 1। कौन सा है? नेशनल वाटरवे 1, जो कहां से जाता है सर? सदिया से धुबरी पट्टी। किस नदी पर बना है? तो सर ये गंगा नदी पर बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदिया से धुबरी पट्टी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, नेशनल वाटरवे 1, हल्दिया से इलाहाबाद, कहां से? यहां देखिएगा किसकी बात कर रहा है, नेशनल वाटरवे 1 की बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल वाटरवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हल्दिया से कहां हो जाएगा? इलाहाबाद, यानी प्रयागराज से हल्दिया। दूसरा हो जाएगा नेशनल वाटरवे 2, सदिया से धुबरी पट्टी, जो कहां पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। दूसरा कहां बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसे गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। नेशनल वाटरवे 1 की कुल लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। अब अगर देखा जाए, यह 4 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगर बात करें नेशनल वाटरवे 2 कहां पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी में, धुबरी से, सदिया से धुबरी पट्टी के बीच। इसकी लंबाई कितनी है? 891। कहां स्थित है? असम में। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेशनल वाटरवे 3 कहां? कोल्लम से कोट्टापुरम, सर ये कहां पर स्थित है? केरल में। इसकी लंबाई कितनी है? 205। कितनी लंबाई है? 205। कहां स्थित है? केरल में। तो हमें नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 और नेशनल वाटरवे 3 मिनिमम याद रखना है। सर टोटल कितने वाटरवे हैं? टोटल 6 वाटरवे हैं। चलिए, अगर हमसे बात करेगा नेशनल वाटरवे 4 की, तो ये हमारा नेशनल वाटरवे 4 कौन सा है? काकीनाडा से मरकक्कम। काकीनाडा से मरकक्कम कौन सा है? नेशनल वाटरवे 4। क्वेश्चन नंबर 24, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सर अगर हम बात करें जेएल बेयर्ड ने किसका आविष्कार किया था? तो जो हमारा जेएल बेयर्ड है, इसने किसका आविष्कार किया? आपको बताना है। सर सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। किसने किया था? कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। सर केपलर ने किसका खोज किया था? ग्रहों के गति का नियम दिया था। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? केपलर ने। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है?
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? अगर हम बात करें सर, हिमालय, एंडीज, काकेशस और अलास्का। तो भारत की विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एंडीज पर्वत है। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंडीज पर्वत या इंडियन पर्वत विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे के एक सतत उच्च भूमि है। अब देखिएगा, हिमालय की ऊंचाई कितनी है? सर, हिमालय की ऊंचाई 2600 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 4800 किलोमीटर। एंडीज पर्वत 7000 किलोमीटर है। और अल्पास पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 1200 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी कौन सी है? एंडीज। कहां पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। अब अगर आपसे बात किया जाए कि विश्व का छत किसे कहा जाता है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व का छत कहा जाता है, तो विश्व का छत किसे कहा जाता है? पमीर का पठार। किसे कहा जाता है? पमीर को पठार को विश्व की छत कहा जाता है। पमीर का पठार। क्वेश्चन नंबर 27, मरियाना ट्रेंच महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। अगर हम बात करें मरियाना ट्रेंच, ये कहां स्थित है? प्रशांत महासागर में। कहां स्थित है? प्रशांत महासागर में। सर, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। कौन सा? पैसिफिक ओशियन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मरियाना ट्रेंच या मरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह मरियाना द्वीप समूह से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। मरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है और अधिकतम ज्ञात गहराई 10,984 मीटर है, लगभग 11,000 मीटर, जिसे चैलेंजर द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। तो मरियाना ट्रेंच को किसके नाम से जाना जा सकता है? चैलेंजर गर्त के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बात करें सारगेसो सागर, सारगेसो सागर ये कहां स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सा? सारगेसो सागर। अगर हम बात करें जो हमारा गंगोत्री है, क्या है? गंगोत्री ये कहां स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। कहां स्थित है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में क्या स्थित है? गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री कहां स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? लास्ट क्लास में भी हमने बताया था सर, सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, या महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। क्या कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। अगर हम बात करें शिमला, ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। कौन? शिमला। अगर हम मुंबई की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मुंबई को, तो मुंबई को क्या कहा जाता है? अगर हम मुंबई की, तो सर ये भारत का हॉलीवुड। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई को। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। इसे सिटी ऑफ जॉय और भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। जयपुर को पिंक सिटी, सूरत को डायमंड सिटी, जोधपुर को ब्लू सिटी और भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। ये हमें याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? सर, अगर हम बात करें तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। सर, सतलज नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? बताइए, सतलज नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? अगर हम बात करेंगे ब्यास नदी पर, कौन सा परियोजना है? पोंग परियोजना किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। सर, अगर हम बात करेंगे रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। किस नदी पर स्थित है? रंजीत सागर बांध, जिसे हम थीन सागर बांध भी बोलते हैं, किस नदी पर है? तो यहां पर देखिए रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध जिसे हम थीन बांध भी बोलते हैं, किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर।
अब देखिए जो हमारा भाखड़ा नागल है, कौन सा है, भाखड़ा नागल परियोजना जो है, भाखड़ा नागल परियोजना, ये कहां पर स्थित है, सतलज नदी पर। कहां पर स्थित है, सतलज नदी पर। हीराकुंडा कहां पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना बुलर झील के मुहाने पर एक नौ परिवहन ताला सह नियंत्रण संरचना है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और झेलम पर स्थित है। अगर हम बात करें सलाल बांध, जिसे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के रूप में जाना जाता है, यह चेनाब नदी पर एक रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना है। तो अगर हम बात करें चेनाब नदी पर, बगलीहार परियोजना कहां पर है, चेनाब नदी पर। दुलहस्ती कहां है, चेनाब पर। सलाल कहां है, चेनाब पर। और निमो बाजको बांध कहां है, सिंधु नदी पर। कहां पर स्थित है, सिंधु नदी पर। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां स्थित है। अगर हम बात करें बुक्सा टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां है, पश्चिम बंगाल में। उत्तराखंड में बात करें फूलों की घाटी, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कार्बेट कहां है, उत्तराखंड में। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार, पेंच, पन्ना, संजय दुबरी, ये कहां स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें केरल में क्या स्थित है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां स्थित है, केरल में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल के नीलगिरी पर्वत में पलक्कड़ जिले में स्थित है। अगर केरल की बात करें तो अनाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान, एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान, पम्बदुस शोला राष्ट्रीय उद्यान और पेरियर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, केरल में। अगर तमिलनाडु की बात करेंगे तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मुकर्थी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां स्थित है, ये हमारे तमिलनाडु में स्थित है। आपको बताना है कि सर जो हमारा इंद्रावती इंद्रावती नेशनल पार्क है, ये कहां स्थित है। दूसरा आपको बताना है दुधवा नेशनल पार्क ये कहां स्थित है। और तीसरा आपको बताना है अंसी नेशनल पार्क ये कहां स्थित है। सभी कमेंट बॉक्स में छापना है। सर इंद्रावती कहां है, छत्तीसगढ़ में। और एक और छत्तीसगढ़ में स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। दुधवा कहां है, उत्तर प्रदेश में। कहां है, उत्तर प्रदेश में। सर अंसी कहां है, कर्नाटक में। अंसी कहां है, कर्नाटक में। ये हमें याद रखना है। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।